कक्षा 12 की फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उस वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका अध्ययन हम रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत करते हैं। तो सारा मामला है वेग का ही है। तो चलिए पहले वेग को ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभिक्रिया का वेग, मान लीजिए हमारे पास कोई अभिक्रिया है जिसमें हमारे पास एक अभिकारक है और एक उत्पाद है, और ये अभिक्रिया हमने t बराबर 0 समय पर शुरू की। तो हमने देखा कि इसकी जो सांद्रता थी वो 10 मोल पर लीटर थी, और उस समय जो उत्पाद था वो शून्य था, यानी उत्पाद की कोई भी मात्रा वहाँ उपस्थित नहीं थी। यानी जब कोई भी अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो वहाँ केवल अभिकारक उपस्थित होते हैं, उत्पाद उपस्थित नहीं होते हैं। तो हमने देखा जब t=1 सेकेंड था तो वहाँ पर जो अभिकारक है उसकी सांद्रता घट गई और उत्पाद की सांद्रता बढ़ गई। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समय बढ़ता है, आप देखते हैं कि जो अभिकारक है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जो अभिकारक है इसकी सांद्रता जो है वो घट रही है, और उत्पाद की आप नीचे देख रहे हैं तो सांद्रता जो है वो बढ़ रही है। यानी यहाँ इसकी सांद्रता घट रही है और इसकी सांद्रता जो है निरंतर बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ती हुई चली जाती है। चलिए अब इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ा वो देख लेते हैं। देखिए, वेग है क्या? रेट, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, सांद्रता से मतलब है मोल पर लीटर, यानी मोलरता जो आपने पढ़ी होगी उसी को सांद्रता कहा जाता है। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब किसके लिए है ये? अभिकारक के लिए। अभिकारक के लिए यहाँ देखो दो चीज़ देखिए, यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। यदि आप यहाँ देखें तो ये माइनस का साइन, माइनस डेल्टा आर, आर से मतलब है अभिकारक रिएक्टेंट से, अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर का मतलब है सांद्रता में परिवर्तन और डेल्टा टी का मतलब है समय में परिवर्तन। जब भी परिवर्तन की बात आती है तो पहले बाद वाली चीज़ आएगी, फिर बाद में आएगी पहले वाली। तो सांद्रता में परिवर्तन R2 माइनस R1। देखिए, ये हमारे पास सांद्रता थी। अब मान लीजिए हमारे पास जो समय में परिवर्तन हो रहा है वो T1 से T4 हो रहा है। यहाँ यदि हम देखें, ये समय में परिवर्तन हो रहा है T1 से T4, यानी हमारे पास डेल्टा टी कितना हो गया? डेल्टा टी इज इक्वल टू हो गया T2 माइनस T1, यानी कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये तो हो गया हमारा डेल्टा टी, समय में परिवर्तन। अब यदि हम देखें सांद्रता में परिवर्तन, तो यहाँ हमारे पास T1 पर सांद्रता कितनी है? R1, और T2 पर सांद्रता कितनी है? R2 है। तो डेल्टा R कितना होगा भाई? डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 कितना है हमारे पास? 2 है, और R1 कितना है आपके पास? 8 है। तो हमारे पास सांद्रता में परिवर्तन कितना आ गया? -6 आ गया। अब ये डेल्टा R जो आ रहा है ये किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। और जो अभिक्रिया का वेग होता है वो हमेशा प्लस में होता है। ऐसा तो है नहीं कि अभिक्रिया बैक चल रही है। तो अभिक्रिया के वेग को प्लस में लाने के लिए यहाँ जो माइनस आ रहा है, इस सूत्र में ही हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा सूत्र है इसी में माइनस लेना पड़ेगा, यानी R2 माइनस R1 और T2 माइनस T1। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर माइनस लगाने से हमारा जो आंसर है, यहाँ हमारा जो आंसर आएगा, ये हमारा जो आंसर है ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 अपॉन कितना? 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास जो अभिक्रिया का वेग है वो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। एक दूसरी चीज़, यहाँ हमने अभिक्रिया के वेग की बात करें तो उत्पाद से भी अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या? उत्पाद की सांद्रता है, P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1। अब यहाँ पर प्लस है, ये जो प्लस साइन है ये उत्पाद को दर्शा रहा है। इसके प्लस से मतलब और कुछ नहीं है। वहाँ जो माइनस था अभिकारक में वो केवल अभिकारक को दर्शा रहा था। यानी यदि यहाँ वेग की बात करें तो P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1, 8 माइनस 2 और ये 4 माइनस 1। तो ये कहाँ से आया वो भी देख लेते हैं।
देखिए ये उत्पाद है हमारा, यहाँ यदि आप देखें तो ये हमारा आ गया P1, और यदि T2 यानी 4 पे यहाँ देखें तो ये आ गया हमारा P2, यानी ये P1 और ये P2, यानी कि 8 - 2, तो सांद्रता कितनी आ गई 6, और समय कितना आ गया 4 - 1 यानी 3, तो 8 - 2 6 और 4 - 1 3, तो हमारे पास जो वेग आया वो कितना आ गया +2 आ गया। तो वेग हमेशा प्लस में ही आता है, अतः वेग को प्लस में लाने के लिए ही हम अभिकारक में, अभिकारक का जो सूत्र है उसमें प्रारंभ में माइनस लेते हैं, जिससे कि हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाए, प्लस में आ जाए। ठीक, इसके बाद औसत वेग। देखिए अभी जो हम वेग पढ़ रहे थे, यहाँ दो तरह का वेग होता है, एक औसत वेग होता है, एक ताक्षणिक वेग होता है। अभी जो हम वेग पढ़ रहे थे वो औसत वेग ही है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यहाँ से क्या निकल के आती है, मैं समझता हूँ आपके वेग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ इसकी परिभाषा निकल के आती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर उस अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त होता है। यानी एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रताओं में जो परिवर्तन हुए हैं उनको समय अंतराल से यदि भाग दे दिया जाए तो हमारे पास जो वेग प्राप्त होता है वो औसत वेग या एवरेज वेग होता है। अब यहाँ एक ग्राफ से आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ यदि देखें आप, एक एक्सिस पर हमने यहाँ जो लिया है ये अभिकारक की सांद्रता है, और यहाँ हमने इधर साइड में जो लिया है ये समय है। अब यदि इनिशियल पॉइंट आप देखें इस ग्राफ को, यदि आप यहाँ बनाएं अपने उससे ही यहाँ, ठीक है, इधर तो क्या हो रहा है, टाइम जो है वो बढ़ रहा है इधर, और उधर जो है आपके अभिकारक की जो सांद्रता है वो बढ़ रही है। अभिकारक की यहाँ ये जो सांद्रता है ये बढ़ रही है, टाइम है। ठीक है, यहाँ हमने अभिकारक की जो सांद्रता थी वो कितनी थी, 0 थी। यहाँ ये समय है। ठीक है, यहाँ अभिकारक की सांद्रता कैसे 0 है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसकी जो सांद्रता है वो अभिकारक की घटती जाएगी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ टाइम था, ये T1 था, सपोज कीजिए 3 सेकंड था। ठीक, यहाँ पर हमने सांद्रता थी हमारे पास R1, इस समय पर हमारे पास सांद्रता थी R1। अब टाइम और बढ़ा, ये T2 हो गया, तो यहाँ पर सांद्रता क्या हो गई R2, और टाइम क्या हो गया T2। ये T2 है और ये T1 है। आप देख रहे हैं समय बढ़ रहा है, ये जो समय है ये क्या डेल्टा T है। ठीक है, अब यहाँ ये जो सांद्रता थी ये सांद्रता इनके बीच में बढ़ रही है, तो ये क्या सांद्रता क्या है, डेल्टा R है। सांद्रता घट रही है, समय बढ़ रहा है, किसके लिए, अभिकारक के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ किसके लिए है, अभिकारक के लिए। अब देखिए यहाँ पर यदि आप डेल्टा T निकालने लगे, डेल्टा T, तो डेल्टा T क्या होगा, T2 - T1, और डेल्टा R निकालने लगे तो R2 - R1। R2 कैसा है, कम है, और R1 कैसा है, ज़्यादा है, तो ये डेल्टा R कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अभिकारक में डेल्टा R आएगा नेगेटिव, जिसके कारण हमें रेट में भी स्टार्टिंग में R को नेगेटिव लेना पड़ता है, जिससे कि अभिक्रिया का वेग कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अब यदि इसी चीज़ को उत्पाद की फॉर्म में देखें, उत्पाद में क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ देखेंगे तो ये सांद्रता हमारे पास उत्पाद की 0 है, और जैसे जैसे समय आएगा सांद्रता हमारे पास बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। अब सपोज कीजिए यहाँ T1 था टाइम, तो इस पर सांद्रता क्या होगी, उत्पाद की P1 होगी। अब यहाँ टाइम T2 था, तो यहाँ उत्पाद की सांद्रता P2 होगी। यहाँ देखना P2 ज़्यादा है, तो उत्पाद के केस में हमें कोई पॉजिटिव साइन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो औसत वेग को हम कैसे दर्शा सकते हैं, उत्पाद की फॉर्म में भी दर्शा सकते हैं, यानी प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और अभिकारक के उसमें कैसे दिखा सकते हैं, माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ माइनस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अभिक्रिया के वेग को हमें किस में लाना है, प्लस में लाना है। अब दूसरे प्रकार का वेग है ताक्षणिक वेग, इंस्टेनियस स्पीड। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि हम एक समय अंतराल में वेग, अभिक्रिया के वेग की बात कर रहे थे। अब यदि हम एक निश्चित समय में बात करें कि 4 बजे हमारा वेग क्या था,
उस क्षण हमारा वेग क्या था। तो किसी विशेष क्षण पे यदि अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जाए तो वो ताक्षणिक वेग कहलाता है। यानी आपका जो सामान्य वेग है, किसी अभिक्रिया का जो सामान्य वेग आ रहा था, अभी औसत वेग जो आ रहा था, उसमें यदि लिमिट जो है समय की वो शून्य पर ले जाएं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो लिमिट टेंडिंग टू ज़ीरो, जो लिमिट है हमारी वो कहाँ पहुँच गई, जीरो। यानी वहाँ पे समय में कोई ऐसा खास परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक निश्चित समय पे ही पूछ रहे हैं, यानी 1 सेकंड के अंतराल पे पूछ रहे हैं। ये मान लीजिए आप एक कम अंतराल पे पूछ रहे हैं, तो लिमिट टेंडिंग टू जीरो जो होती है इसको केवल डी से प्रदर्शित कर देते हैं हम, आर इज इक्वल टू डी से प्रदर्शित करते हैं। इस चीज़ को आप मैथ में पढ़ेंगे, ज़्यादा इसको यदि समझ में भी नहीं आ रहा है बायो वाले स्टूडेंट्स के, तो ज़्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि यहाँ हमारी जो लिमिट है वो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। तो औसत वेग हमारे पास था डी पी अपॉन डेल्टा टी, और ताक्षणिक वेग कितना है, लिमिट टेंड टू जीरो एंड डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी डी पी अपॉन डी टी। तो हमारे पास केवल ये औसत वेग और ताक्षणिक वेग में केवल अंतर यही है कि औसत वेग और ताक्षणिक वेग में केवल अंतर यही है कि वहाँ पर तो डेल्टा पी और डेल्टा टी लिखे होंगे, और ताक्षणिक वेग में इस डेल्टा की जगह क्या होंगे, डी होंगे। ठीक है। अब नोट है हमारे पास, किसी अभिक्रिया का वेग जब हम लिखते हैं तो उसके संगत रस समीकरण गुणांक का भाग दिया जाता है। जब भी हम वेग लिखेंगे तो उसके संगत क्या लिखना पड़ेगा, रस समीकरण गुणांक। जैसे हमारे पास ये समीकरण है, चलिए इसे छोड़ देते हैं फिलहाल, ये वाला वो ले लेते हैं ब्रश, अब आ जाएगा। ये हमारे पास है 2a इक्वल टू क्या है, 3b है। ये एक वेग है अभिक्रिया का। अभिक्रिया का जब वेग निकालेंगे तो हमारे पास तो अभिकारक बटे उत्पाद आ जाएंगे। अभिकारक कौन है, a। तो अभिक्रिया के वेग में b से तो यहाँ कोई मतलब है नहीं, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये औसत वेग आ गया। लेकिन जब भी अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो उसमें जितने भी मोल की गुणा कर होती है, 2 मोल की गुणा हो रही है, तो ये कहाँ पहुँच गए, भाग में पहुँच गए, क्योंकि अभिकारक है तो क्या आ गया, माइनस आ गया। अच्छा, अभिकारक से तो अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं, हमने अभी देखा कि उत्पाद से भी निकाल सकते हैं। तो उत्पाद क्या हमारे पास, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और लेकिन यहाँ पर कितने मोल की गुणा हो रही है, 3 की हो रही है, तो प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी से अभिक्रिया का वेग यहाँ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 2p इज इक्वल टू 3/2 क्यू। इस अभिक्रिया का वेग निकालना है। अभिकारक कौन सा p है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, 2 की गुणा हो रही है तो यहाँ 2 का भाग हो जाएगा, -1/2, माइनस क्यों है, अभिकारक के लिए। अब ये उत्पाद है, उत्पाद है तो इसमें कितना 3/2 है, तो एक में 3/2 का भाग हो जाएगा तो 2 पहुँच जाएगा ऊपर, तो 2/3 हो जाएगा। अब क्योंकि ये उत्पाद है तो उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अभिकारक और उत्पाद दोनों से अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई समीकरण दी गई है, जैसे N2 + 3S2 2NH3, तो इस अभिक्रिया का दिया आप वेग निकालने लगो तो माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। अब खाली नाइट्रोजन ही अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करेगी, अलग से हाइड्रोजन भी करेगी, अलग से, यानी खाली हाइड्रोजन भी अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर सकती है, क्योंकि अब हाइड्रोजन भी अभिकारक है। तो -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा, ये जो H2 है, H2 के बाहर ये जो ब्रैकेट है, ये हाइड्रोजन की सांद्रता को बता रहा है, मोलरता को बता रहा है। मोलर सांद्रता है, मोलरता मतलब मोल पर लीटर से है। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास आंसर, इज इक्वल टू आ गया +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। ये क्या आ गया, उत्पाद आ गया। ठीक है, इस उत्पाद में इसके मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको एक अभिक्रिया दी गई है 2HiH2 और I2। इस अभिक्रिया को आपको स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है, और आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे इसके नए टॉपिक के साथ।